हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। और जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो बीपीएससी के जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें पार्ट 5 रहेगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो पूरा कर दिया है और आज हम करेंगे पॉलिटी का सेक्शन। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको जो क्लैरिटी है वो मिल सके कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और उसके आंसर कैसे अप्रोच करना है। तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो टर्म है इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14। तो मेन बात क्या है कि आर्टिकल 14 में इस टर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत संविधान इसमें यूज़ हुआ है, ये कहाँ से बोरो किया गया है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है बात ये। तो ऑप्शन जो आपके हैं वो हैं ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, मोर देन वन या फिर नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो फ्रेज है वो लिया गया है। एंड अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसको नेगेटिव कॉनोटेशन बोला जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है इसको हम पॉजिटिव कॉनोटेशन भी कहते हैं। किसका? राइट टू इक्वालिटी का। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या बातें सीखी यहाँ पे कि पहली बात तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन्ड है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और इसी साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन, अवधि जो है टाइम पीरियड इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा था। तो ऑप्शन पहला आपका है 1 साल 10 महीने 12 दिन। ऑप्शन बी है 2 साल 10 महीने 5 दिन। 3 है 2 ईयर्स या फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन। मोर देन वन या फिर नन। तो अब ये पता होने के लिए हमें पता होना पड़ेगा कि पहला मीटिंग जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो कब हुई थी। तो जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो है वो पहली मीटिंग हुई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछ लेगा सवाल कि 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली मीटिंग हुई थी। और हमारा जो संविधान है किस दिन उसको हमने एक्सेप्ट किया था। तो जो डेट हमारे प्रियम्बल में भी लिखी हुई है तो वो है 26 नवंबर 1949। क्या डेट लिखा हुआ है? तो 26 नवंबर 1949। तो ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में ये है 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज। इसको अब याद रखिएगा कि जो पहली मीटिंग जो हमारी हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारे जो संविधान में जो है फाइनल जो बन के जब तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये डेट हमारे प्रस्तावना जो कि प्रियम्बल में भी लिखी हुई है। और इसमें जो पूरा जो टाइम लगा वो लगा 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सी, 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है किसी भी राज्य में वो किसके लिए तरफ उसका वो होता है, जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन ए है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, या फिर बी है राज्यपाल, गवर्नर, या फिर थर्ड है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहते हैं, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इसके रिस्पेक्ट में हम कुछ पहले बातें देख लेते हैं। क्या है कि जो आर्टिकल 164 हमारा है इसको आप याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा क्योंकि ये पूछ लेगा। तो इसमें क्या बात बोली गई है? तो इसमें इलेक्शन की बात बोली गई है। किसकी? इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और इसी के अंदर ये भी मेंशन्ड है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये होगा लेजिस्लेटिव असेंबली को।
इसमें एक और बात ये बोली गई कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होना चाहिए, तो वो होगा नॉट मोर देन 15%। अब इसमें चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल मिनिस्टर की जो क्या होनी चाहिए, तो 15% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात किससे हमें देखने को मिली थी, तो 91st अमेंडमेंट से देखने को हमें मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर हम स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट एट द सेम टाइम अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर लोकसभा की बात आती है कि लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि आर्टिकल 164 के अंदर बात की गई है 15% ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और ये बात जो 15% वाली है 91st अमेंडमेंट के अंदर बात कही गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रिस्पेक्ट टू 73rd अमेंडमेंट। और 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो पंचायती से रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हमारा 73rd अमेंडमेंट जो रिलेटेड है, तो ये पूछ रहा है कि पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा में जब ये पास हो गया इसके बाद का जो समय है उसमें किस किस चीज़ों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, मतलब कि विकेंद्रीकरण, मतलब कि अब सेंट्रलाइज नहीं रखी गई हैं, जो पावर्स हैं वो हमने दी हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूट भी की हैं। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो है डिसीजन मेकिंग पावर, है ना, डिसीजन लेने की जो वो है पावर है वो हमने दी है 73rd अमेंडमेंट के बाद। दूसरा है सिस्टम एज ए होल, सिस्टम जो है उसको हमने डिसेंट्रलाइज किया है। फिर थर्ड है जुडिशियल पावर्स, जज की जो पावर्स होती हैं वो वाली भी दी हैं, जुडिशरी वाली पावर्स। और चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्टर करने की जो पावर्स हैं ये हमने दी हैं। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी मोर देन 1 और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा 73rd अमेंडमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो 73rd अमेंडमेंट जो है ये 1992 में आया था सबसे पहली बात। इसके अंदर हमने क्या बात की, इसके अंदर हमने 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की है। और 3 टायर्स है कौन कौन से, 3 लेवल पे। जो सबसे ग्राउंड लेवल पे मतलब कि विलेज लेवल पे उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। ये किस लेवल पे है, तो ये विलेज लेवल पे। फिर आता है इंटरमीडिएट अब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो ये ब्लॉक लेवल अगर हम बात करें तो इस पे अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, जैसे कि मंडल परिषद भी बोलते हैं। उसके बाद से इसको हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं और इसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं। तो अब इंटरमीडिएट लेवल पे मंडल परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। और जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको कहते हैं हम जिला परिषद। ये काफ़ी हद तक ये बात तो ऑब्वियस होगी कि जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। और ग्राम मतलब कि विलेज, तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति या फिर मंडल परिषद, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद की बात करते हैं। अब ये जो इसकी जो हिस्ट्री है, एक बार हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है 73rd अमेंडमेंट से पहले। तो जो सबसे पहली कमेटी बनी थी पंचायत के एस्पेक्ट में वो बनी थी 1957 में, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो 1957 बोला, इसके अंदर इन्होंने 3 टायर की बात की थी। और उसके बाद से जो फिर कमेटी हमारी बनती है वो बनती है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी में 2 टायर सिस्टम की बात की थी। तो ये भी सवाल आ जाता है कि 2 टायर अगर पंचायती राज की बात करें तो किस कमेटी के अंदर बात बोली गई थी, तो ये अशोक मेहता कमेटी के अंदर बात कही गई थी।
फिर उसके बाद से 1986 में कमेटी बनती है एल.एम. सिंघवी। अब ये इस समय किसकी गवर्नमेंट थी? तो राजीव गांधी का सरकार थी। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट में एल.एम. सिंघवी कमेटी है वो बनाई जाती है 1986 में। तो इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो 1991 में पास हुई और 1992 में 73rd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके अंदर फिर आर्टिकल नंबर 243A से आर्टिकल नंबर 243O तक ऐड किया गया अंडर 73rd अमेंडमेंट। और इस समय किसकी सरकार थी? तो पी.वी. नरसिम्हा राव। तो ये भी पूछ सकता है कि जब 73rd अमेंडमेंट जब पास हुआ तो उस समय सरकार किसकी थी, किसकी गवर्नमेंट थी? तो पी.वी. नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। बट अगर एट द सेम टाइम अगर एल.एम. सिंघवी की बात करें 1986 में, तो उस समय राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। तो अगर हम देखें तो जो 73rd अमेंडमेंट आया तो इससे पहले कौन सी आई थी? तो 1986 में एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो इन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी फाइनल वाली वो मान के 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में, जिसके अंदर 243A to O तक आर्टिकल्स ऐड किए गए, जिसके अंदर हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बनाने की बात की है, उनको क्या क्या पावर्स देने हैं उनकी बात इसमें की गई है। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी। बट एट द सेम टाइम जब हम 73rd अमेंडमेंट देख रहे हैं तो एक और अमेंडमेंट हुआ था 74th अमेंडमेंट, वो भी देख लेते हैं। तो 74th अमेंडमेंट जैसे कि 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? तो वो रिलेटेड था हमारा पंचायती राज से। तो ये था म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड। तो म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड था। अब इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स ऐड किए गए? तो आर्टिकल 243P to 243ZG तक जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए गए म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। और ये इसको 12th शेड्यूल इसके लिए बनाया गया, 12th शेड्यूल में रखी गई बातें। और जो 73rd अमेंडमेंट था इसके लिए 11th शेड्यूल। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है। और 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड है। इसके अंदर आर्टिकल्स कौन से हैं? तो 243P to 243ZG तक के जो आर्टिकल्स हैं। और इसमें भी 3 लेवल की बात करते हैं जनरली, बट वो डिपेंड करता है कि अब ये खास बात क्या है कि अर्बन एरिया के लिए, जैसे कि जो पंचायती था वो रूरल के लिए था, तो अर्बन के लिए था। तो अर्बन में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइड की गई, जैसे कि नगर पंचायत, दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल, तीसरा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अब जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए है। जो नगर पंचायत है ये ट्रांजिशनल एरिया, जो कि स्मॉल से बड़ा है बट बिग से जो छोटा है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, तो ये लार्जर अर्बन एरिया के लिए है। तो आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो इसमें जो बात कही गई है कि लार्जर अर्बन एरिया के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ट्रांजिशनल के लिए नगर पंचायत और स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल का गठन इसके अंदर कही गई है कि इसके अंदर हम गठन करेंगे। फिर 12th शेड्यूल दिया गया है 74th अमेंडमेंट को, आर्टिकल 243 to 243ZG तक की। और जो हमारा 73rd अमेंडमेंट था इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स की बात कही गई है, तो वो 29 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो 29 सब्जेक्ट्स की बात की गई है 11th शेड्यूल के अंदर, और 18 सब्जेक्ट्स की बात की गई है 12th शेड्यूल के अंदर। तो आप इन बातों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और एक जगह आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो इसको आप नोट करके रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो इसमें जो हमारे स्टेटमेंट थे कि पहला जो डिसीजन मेकिंग पावर है, फिर दूसरा है सिस्टम एज ए होल, जुडिशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो इसमें जो जुडिशियल पावर्स है ये नहीं दी गई हैं अंडर 73rd अमेंडमेंट।
बाकी हम जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो भी दी गई हैं। सिस्टम एज ए डिसेंट्रलाइज हुआ, जी हाँ, तो 3 टायर जो गवर्नमेंट बनाया गया कि सेंट्रल, स्टेट और फिर रूरल और अर्बन लीग के लिए ग्राउंड लेवल पे, तो वही बात दी गई है। और जो थर्ड है, फोर्थ स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कि एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने जो अफेयर्स हैं काफ़ी हद तक, तो ये भी इनको पावर्स दी गई हैं। बट जो जुडिशियल पावर है वो नहीं दी गई। तो देखो जुडिशियल पावर हमारे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये पहले ही कट जाते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है 1, 2, 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 2, 4, मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर भी है, सिस्टम एज ए होल है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी इनको दी गई हैं अंडर 73rd अमेंडमेंट। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स, कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। पहला है मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन, ऑप्शन बी है मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली था, यहाँ पे इनडायरेक्टली है, इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑप्शन नंबर सी है मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी क्या था, मेंबर्स नॉमिनेट किए गए हैं किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और फिर अगला है मोर देन वन और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, तो काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है इसे, या फिर अपर हाउस भी बोलते हैं। तो लोअर हाउस क्या हुआ, तो लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा को इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसमें जो लोग चुन के आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं, या तो वो स्टेट से आ रहे हैं या फिर नॉमिनेटेड हैं। तो जो इलेक्शन जो हो रहा है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, नॉमिनेट कौन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट कर रहा है, और इलेक्ट कैसे हो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हो रहे हैं। इनडायरेक्टली कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्ट, तो जो स्टेट के में जो चुने हुए लोग हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके द्वारा इलेक्ट होके आ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हो रहा है पहली बात तो, और यहाँ पे नॉमिनेट हो रहा है। तो जो पहला जो ऑप्शन था डायरेक्टली इलेक्टेड का, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। अब जो ऑप्शन नंबर बी है इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय देयर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये बात एकदम सही है। फिर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, तो कुछ जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट भी करता है, तो ये बात भी सही है। तो जो करेक्ट आंसर बनता है मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसमें राज्यसभा के अंदर टोटल सीट्स कितनी है, तो राज्यसभा के अंदर टोटल सीट्स हैं 250, जिसमें से 238 तो स्टेट से चुन के आते हैं और 12 लोगों को जो है वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। इसको आप याद रखिएगा कि 238 को स्टेट चुन के आते हैं और 12 को जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो इसी साथ में जो हमारा आंसर इसका है वो मोर देन वन ऑफ द अबव। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो लगती हैं, लागू होती हैं। तो ऑप्शन ए है एपलेट। एपलेट का मतलब है अपील। ओरिजिनल मतलब कि फर्स्ट इंस्टेंट। फिर कोलिजियम, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो एपलेट जो जुरिसडिक्शन का अगर हम यहाँ पे देखें, मतलब कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया तो उसके रिस्पेक्ट में अपील हो सकती है, कहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बात एकदम सही है। तो ऑप्शन जो ए है वो भी सही है। फिर ऑप्शन जो बी है ओरिजिनल। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी केस बनता है तो फर्स्ट इंस्टेंट में कि सबसे पहले कहाँ पे उसकी सुनवाई हो सकती है, तो बोला है कि सबसे पहले मतलब ओरिजिनली जाके, अपील के थ्रू ना जाके, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। स्पेशली जो फेडरल जो केसेस होते हैं, मतलब कि जहाँ पे यूनियन और स्टेट की बात आ जाए या बिटवीन टू स्टेट आ जाए, तो फेडरल केसेस हो गए। तो वहाँ पे सबसे हम डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमें किसी हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो जी हाँ, तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और कॉलेजियम जो सिस्टम है वो विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे जजेस हैं जो अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम का जो है यूज़ किया जाता है। तो ये बात भी सही है। तो ये तीनों ही बातें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में लागू होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो मोर देन वन ऑफ द अबव है कि एपेलेट अपील भी कर सकते हैं, ओरिजिनल फर्स्ट इंस्टेंट में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और कॉलेजियम का भी इस्तेमाल होता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो द मिनिमम एज, न्यूनतम जो आयु है, उम्र है, वो कितनी है फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू पंचायती राज। पंचायती राज में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो मिनिमम जो एज है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट, जो भी हमने ऊपर भी देखा भी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21 ईयर्स। तो 21 ईयर्स में इज़ द मिनिमम एज। अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो आप जो है पंचायती का जो है पंचायत का इलेक्शन जो है उसको आप कंटेस्ट कर सकते हैं, उस पर आप खड़े हो सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल। जो कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रेड्रेस करने के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? जो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसका जो पहला वो है कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ए डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक से ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम को एस्टैब्लिश कर सकती है अगर उसको लगता है कि करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी वुमेन, कि एक जो मेंबर होनी चाहिए वो वुमेन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। फिर ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटरटेन्स द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स डज नॉट एक्सीड। अगर 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही है तो वो वाले जो कंप्लेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बात की है नॉट करेक्ट की। तो नॉट करेक्ट का मतलब कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। अब जो पहली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश, तो ये बात सही है। फिर एक मेंबर जो है वुमेन होनी चाहिए, ये बात भी सही है। और जो ऑप्शन सी है कि 50 लाख से ज़्यादा का केस वो एंटरटेन नहीं करेगा, ये बात भी सही है। क्योंकि जो करेक्ट जो आंसर बनता है, मतलब कि इनकरेक्ट जो होना चाहिए वो है नन ऑफ द अबव, कि मतलब जो तीनों ही चीज़ें हैं वो सही है। तो इसके लिए जो आंसर है वो है डी, नन ऑफ द, ई जो है इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। और इसके बाद अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि एट व्हाट लेवल डज अ पंचायत समिति ऑपरेट अ पंचायती राज स्ट्रक्चर। तो जो पंचायत जो समिति है वो किस लेवल पे ऑपरेट करती है। तो अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था कि ऑप्शन ए है इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लॉक लेवल, क्योंकि जो ग्राम पंचायत ये तो विलेज लेवल हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद था। जो पंचायत समिति है जिसको मंडल परिषद भी कहते हैं, तो वो ब्लॉक लेवल बॉडी है, ब्लॉक लेवल पे वो ऑपरेट करती है। ये हमने 73rd अमेंडमेंट की जो बात थी यहाँ पे हमने देखी भी थी, ये वाली बात। तो आई होप आपने ये सब नोट करके आप चल रहे होंगे। तो इस साथ में हम इस क्वेश्चन के हम सेशन के एंड पे आ जाते हैं। अगर आपको ये अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें हमारे चैनल को, जिसका नाम है स्ट्रीट पीसेस सक्सेस। और हमारा MCQ चैनल है ऑन टेलीग्राम, उस पर जाके आप MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनका जो लेवल है वो PCS का ही लेवल है, PSC वाला लेवल है, UPPSC के, MPPSC के, BPSC के जो क्वेश्चन उस पर हम डालते रहते हैं, ताकि आप जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सके और आप ईजिली सेल थ्रू कर सकें प्रीलिम की जर्नी को। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।